जहां से शुरू किया था वो था फैशन डिजाइन की इम्पोर्टेंस, वो कैसे इंडस्ट्री बना है। फिर हमने उसकी हिस्ट्री भी पढ़ी थी। हिस्ट्री में हमने सबसे पहले कुछ टर्म्स भी देखे थे, फैशन क्या होता है, शैली क्या होती है, फैड्स क्या होते हैं, और चिरकालिक फैशन क्या होता है, फैशन का केंद्र क्या था, फैशन किस तरह से आगे बढ़ा, फैशन की हिस्ट्री हमने करी थी। कुट्योरे, कुट्योरर्स ये क्या होते हैं, ये कौन से वर्ड्स हैं, इनको भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था, सिलाई मशीन के आविष्कार से कितना जल्दी इसमें जो फैशन की इंडस्ट्री उसमें चेंज आया था। फिर हुआ था सिलाई मशीन का आविष्कार। उसके बाद जीन्स का कपड़ा कैसा है, जीन्स किस तरह से इन्वेंट हुई थी। फिर मिक्स एंड मैच और रेडीमेड गारमेंट से क्या फर्क पड़ा था। फिर हमने फैशन साइकिल पढ़ा था। फैशन साइकिल के बाद हमने कुछ टर्म्स करे थे जिसमें था विनिर्माण, क्रय फैशन, संवर्धन, विक्रय, और फिर बेटा आवाज आ रही है, ये थे बेसिकली स्टेप्स। इनमें हमारे पास जो अलग अलग टर्म्स थे इनका क्या मतलब था, विनिर्माण जिस तरह से हम कपड़ों को बनाते हैं उसकी जो जो टेक्निक्स यूज करते हैं कपड़े के निर्माण के लिए। फिर था क्रय, कपड़े खरीदना, क्या सामान हम खरीदेंगे अपने कहाँ पर बेचेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में सामान खरीदते हैं, उसका ऑर्डर करते हैं और खरीद के अपने पास रखते हैं। फिर जब हम उसे खरीद लेते हैं तो आता है संवर्धन की बारी, मतलब कुछ हद तक ये मार्केटिंग है कि हम अपना सामान लोगों तक कैसे पहुंचाएं कि लोग हमारे सामान की तरफ आकर्षित हो, उसकी एडवर्टाइजिंग कैसे करें, किस तरह से वो ज्यादा पॉपुलर करें। और विक्रय का ये लास्ट स्टेप था जिसमें हम अपने सामान को किस दाम पे बेचें, कहाँ पर बेचें, किस तरह से बेचें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ओके, अब हम आते हैं व्यापार किन स्तरों पर होता है। यहीं से स्टार्ट करना है ना बेटा, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखेंगे कि व्यापार के 3 स्तर किस प्रकार से। बेटा इनको अपनी कॉपी में, ये जो टर्म्स आ रहे हैं ना मेन मेन, इन्हें अपनी कॉपी में आप नोट करते जाओ, क्योंकि जैसे ही लेसन कंप्लीट होगा मैं कुछ फोटोज दिखा के आपसे पूछूंगी ये कौन से स्तर का है। फिर आप बुक खोलोगे तो आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए बहुत अच्छा है कि आप अपनी कॉपीज में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं एटलीस्ट उन्हें नोट करते जाओ। तो ये है हमारा व्यापार किन किन स्तरों पर होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो व्यापार है वो बेसिकली 3 स्तरों पर होता है। सबसे पहला है खुदरा संगठन में व्यापारिक गतिविधियां। ये नोट नहीं करोगे तो जब हम इसको रिवाइज करेंगे लेसन के बाद तो आप मुझे आंसर नहीं कर पाओगे। दूसरा है क्रय एजेंसी व्यापार में सामान, और तीसरा है निर्यात उद्यम में व्यापारिक गतिविधियां। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, खुदरा संगठन ये थोड़े स्मॉल स्केल का है, क्रय एजेंसियां जो हैं ये थोड़े बड़े स्केल का है, निर्यात उद्यम ये और भी बड़े स्केल का है जहां पर हम अपने सामान को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। अब खुदरा संगठन क्या है, ये फैशन उद्योग के भीतर एक विशिष्ट प्रबंधनकार है, ये हमारी फैशन इंडस्ट्री में है। और यहाँ पर क्या होता है, फैशन डिजाइनर जो है वो प्रदर्शन कक्ष के खुदरा दुकानों तक करता है, मतलब जो उसका सामान है वो खुदरा दुकानों, मतलब जो हमारी रिटेल शॉप्स होती हैं, जो दुकानें होती हैं, वहां तक ये पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो खुदरा संगठन है ये हमारे आसपास की जो दुकानें हैं वहां तक अपने सामान को ये पहुंचाता है। और ये वो व्यवसाय है जो फैशन की दुनिया को डिजाइनर से लेकर खुदरा दुकानों तक पहुंचाता है, और इन दुकानों से हम सामान खरीदते हैं और हमारे हाथों में वो सामान आता है। तो डिजाइनर से ग्राहक तक आता है, दुकानदार जो हमें सामान देता है वो है खुदरा संगठन। तो खुदरा सामान में हम जो खरीदते हैं वो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी सी शॉप है। ओके, इसका आंतरिक नियोजन, अगर ये शॉप बहुत छोटी है तो कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति उस दुकान का ओनर होता है सब कुछ वही कर लेता है, और वो ये डिसाइड कर लेता है कि दुकान में वो क्या सामान रखेगा, कहाँ पर बेचेगा, कितने सामान कितने मूल्य पर बेचेगा। और उसे लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा होता है, उसे ये जरूर पता होता है क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पर होता है कि उसके ग्राहक किस तरह के हैं, वो क्या सामान लेना चाहते हैं, कितनी रेंज है उनकी, वो किस तरह का सामान खरीदते हैं। और इस तरह से वो अपनी प्लानिंग खुद करता है और अपना लाभ कमाने की कोशिश करता है। इज दैट क्लियर? ये है बिल्कुल खुदरा व्यापारिक संगठन। इसके बाद हम अगले लेवल पर आएंगे। अगले लेवल पर जब हम आते हैं तो आती है क्रय एजेंसी। क्रय एजेंसी व्यापार में जो सामान को खरीदती है। ओके, तो ये वो एजेंसी है जो कि आपको क्या सामान खरीदना है इसके लिए आपको परामर्श देते हैं। जब फैशन इंडस्ट्री शुरू हुई थी तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती थी। अब जैसे जैसे सामान बढ़ता जा रहा है, मार्केट बड़ा होता जा रहा है, तब हमें बाइंग एजेंसीज की जरूरत पड़ने लगी है। तो ये है बाइंग एजेंसीज। ये क्या काम करती हैं, बाइंग एजेंसीज के माध्यम से सामान को खरीदते हैं और ये निर्यातकों को, या कई बार हमारे जो अपनी कंट्री के भी जो बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह हैं वो भी क्रय एजेंसियों का
यूज करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि लागत और समय की बचत होती है। और क्रय एजेंट का जो पहचान करने का जो किस तरह से उसके उत्तरदायित्व विक्रेताओं की पहचान करना, ये क्या क्या काम करते हैं। ये विक्रेताओं की पहचान करते हैं, मूल्य का मोल भाव भी करते हैं। क्वालिटी चेक इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनका काम है, गुणवत्ता की जांच करना और लदान पूर्ण गुणवत्ता की जांच करनी होती है। मतलब जैसे ही हम सामान को डिस्पैच करने लगते हैं उससे जस्ट पहले भी ये अपने सामान को चेक करते हैं और इस सामान को चेक करके वो ये डिसाइड करते हैं कि जो क्वालिटी उन्होंने कही थी वही बनी है, उसी के अकॉर्डिंग सब बना है या नहीं बना। इज दैट क्लियर? क्या यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? तो ये जो बायर है, बेसिकली बायर, ये जो बायर है ये बाइंग एजेंसी क्या करती है मैं बता दूं। जैसे यहाँ पर एक खरीदार है, ये है दुकानदार, मतलब ये जो दुकानदार है हमारा, ये एक दुकान चला रहा है। क्लियर? अब ये है इसकी दुकान। अब यहाँ पर ये ग्राहक है, मतलब ये हम हैं जो सामान को खरीदना चाहते हैं। अब कई बार क्या होता है, दुकानें बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टोर्स हैं। आप अपनी आप कहाँ जाते हो, मॉल में जाते हो, वहां बड़े बड़े स्टोर्स दिखते हैं आपको। शॉपर स्टॉप हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, मैक्स हो गया। मैक्स तो खैर अपना ही है। और ये वाली जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ये क्या करते हैं, बहुत सारे कंपनीज का, बहुत सारे लोगों का सामान, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स का सामान अपने पास रखते हैं। अब अगर ये सब सामान, ये जो बायर है, अगर सब सामान खुद लेगा, सब चीजें जाके खुद ढूंढेगा, तो इसे अपने अंडर बहुत सारे लोग रखने पड़ेंगे और बहुत सारी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी कि मेरे को कौन सा सामान चाहिए, कितना चाहिए, हर चीज को जाके खुद देखना पड़ेगा इसे। ये जो है कई बार पॉसिबल नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारा सामान है, बहुत तरह के ग्राहक है, बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, सर्दियों का भी है, गर्मियों का भी है, फॉर्मल भी है, जैसे चुनमुन है, बिंदल्स हैं, ये सारे बड़े बड़े शोरूम है। तो कई बार हमारी अपनी कंट्री के लोग भी क्या करते हैं, ये बीच में एक एजेंसी को ले लेते हैं। ये एजेंसी है और इनको ये बता देते हैं कि हमें यहाँ पर ये सामान चाहिए। मेरे को मतलब 5,000 के करीब 10 जैकेट चाहिए, या 2,000 की मेरे को 20 जैकेट चाहिए। जितना जितना सामान है, उनकी जो जो जरूरतें हैं, वो बाइंग एजेंसी को बताते हैं और ये इनसे बात कर लेता है कि किस तरह का सामान आपको खरीदना है। अब ये दोनों आपस में तय करेंगे किस तरह का सामान खरीदना है और बाइंग एजेंट जो है वो इनकी जरूरतों को पूरा करेगा। अब बाइंग एजेंट क्या करता है, ये इन दोनों के बीच में, जो दुकानदार है और ग्राहक है, इन दोनों के बीच का चैनल है। और बायर इसको ये बताएगा कि कौन कौन सी चीजें चलती हैं, क्या क्या रेट है, इसके पास सबके कैटलॉग्स होंगे, सबकी कीमतें होंगी, वो सब कुछ इसको बताएगा। और मैम आवाज नहीं आ रही। और ये जो बायर है, ये जो बाइंग एजेंट है, मतलब ये जो क्रय एजेंसी है, ये वाली है ना क्रय एजेंसी, ये क्रय एजेंसी इसके लिए सारा सामान खरीदेगी। किससे खरीदेगी? किसी और कंपनी से जो सामान को बना रहा है। ये 5-6 लोग हैं, मान लीजिए अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े बनाते हैं। तो ये जो बायर है, बाइंग एजेंसी है, वो क्या करती है, वो इनके पास जाएगी, इनसे सामान खरीदेगी, इनका सामान खरीद के वो इस दुकानदार, जो बड़ा बड़ा हमारा शोरूम है, उस तक पहुंचा देगी और हम जाके यहाँ से सामान खरीद लेंगे। तो ये एक तरह से दुकानदार और जो बायर है, ग्राहक है, उसके बीच का एक चैनल। ठीक है? तो ये है क्रय एजेंसी, जो लोगों से सामान खरीदती है और जरूरतों के हिसाब से इनको सप्लाई करती है। लेकिन इसमें इनका बहुत जरूरी काम है, अगर ये जो क्वालिटी दुकान वाले ने कही, अगर ये उस क्वालिटी का सामान नहीं ढूंढ के लाते, तो दुकानदार जो है उसको वापस कर सकता है कि जो मैंने कहा था तुमने मुझे वो नहीं दिया। जैसे यहाँ पर है, अगर जो क्वालिटी है, जो दाम है, अगर क्रय एजेंसी या बाइंग एजेंट बाद में कहता है कि ये इस दाम पर नहीं है, तो जो भी दुकान वाला है वो उसको वापस कर सकता है। इज दैट क्लियर? अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है हमारा वो है निर्यात उद्यम में व्यापारिक गतिविधियां। अब निर्यात उद्यम में जब व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, तो यहां पर भी जैसे हमने क्रय एजेंसी के टाइम में किया था, यहां पर भी क्या होता है कि ये भी एक क्रय एजेंट को एम्प्लॉय करते हैं, रखते हैं, जो कि निर्यातक जो सामान को बाहर भेज रहा है, उसके और जो सामान को बना रहा है, उन दोनों के बीच में मध्यस्थता करता है। तो क्रय एजेंसी में वो कहाँ था, वो ग्राहक के बारे में भी बात कर रहा था, लेकिन निर्यात में ये क्रय एजेंसी किस किस के बीच में मदद करती है? क्रय एजेंसी यहाँ पर मदद करती है, ये जो दुकान वाला है, मान लो ये किसी और कंट्री में बैठा है, ये हमारा है इंपोर्टर जो सामान को खरीदेगा। ठीक है? ये हमारी अपनी कंट्री है इंडिया,
यहाँ पर कोई एक जना है जो सामान को बना रहा है। अब यहाँ पर जो सामान बन रहा है वो मान लीजिए कि यूएसए है, तो वो यूएसए में कैसे पहुंचाएगा? ये तो बेचारा सिर्फ सामान बनाता है, इसको बाकी की चीजें नहीं पता, ये कहाँ से अपने ग्राहक ढूंढेगा? और वैसे ये जना यूएसए में है लेकिन इसको सामान इंडिया से खरीदना है, ये कहाँ से खरीदेगा? तो ऐसे में क्या होता है, बीच में हमारे पास एक एजेंसी आती है जिसको हम कहते हैं क्रय एजेंट, जिसकी मैंने ऊपर भी बात करी थी, वो लोकल लेवल पे भी बात करते हैं और बाहर के लेवल पर भी। तो ये आ जाता है यहाँ पर हमारा क्रय एजेंट या फिर बाइंग एजेंट, जिसको यूएसए में जो बैठा है वो बताएगा कि मुझे क्या सामान चाहिए। क्लियर? अब उसने ये बता दिया क्या सामान चाहिए, बाइंग एजेंट क्या करेगा, वो इंडिया में जाएगा, बहुत सारे लोगों से मिलेगा और फिर जो जरूरतें इसकी दुकान की थी वो जहां पर इसे सही लगेंगी वो उनकी डिटेल्स लेकर इसको भेजेगा। फिर अगर ये यूएसए वाले जने को जिसका भी ऑफर सबसे अच्छा लगेगा वो बाइंग एजेंट को बता देगा, अपनी डिटेल्स दे देगा और फिर बाइंग एजेंट सब सामान तय करके पैक करके क्वालिटी वॉलिटी सब कुछ देखकर यहां से इससे सामान खरीद कर ये इसको भेज देगा। समझ आ गया ये? तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है एक जना जो सामान खरीद रहा है, 1 मिनट बेटा, फिर दूसरा है जो सामान बना रहा है, एक निर्यात कर रहा है और एक आयात चैनल है वो है बाइंग एजेंट। इज दैट क्लियर? हाँ अब पूछो बेटा, कोई जना कुछ पूछ रहा था मुझसे। मैम बाय एजेंट का मतलब कि उनको क्या फायदा होता है? बेटा वो पैसे मिलते हैं उसे, कमीशन। जब उससे यूएसए वाला जो जना उसको सामान खरीद रहा है, मान लो आप एग्जाम्पल लेके चलो, मान लो यहाँ पर इसने सामान खरीदना है। क्लियर? अब जब यूएसए से कोई जना सामान खरीद रहा है, इसने कहा मैं तुम्हें $100 दूंगा, उसने इंडिया में देखा अरे यहाँ तो $40 में ही काम हो रहा है मेरा, बीच में कितने डॉलर बचे? $60। वो इससे गए। 60। ये भी हो सकता है कि इसे जो 40 वाला है वो यूएसए वाले को पसंद ना आए हो, ये भी कई बार हो सकता है कि इसे $80 में कोई मिल जाए, वो इससे 80 में खरीदेगा और ऊपर आगे भेज देगा। बीच में क्लियरेंसेस कराना, और लोग तो ये भी रखेगा ना जो क्वालिटी चेक करेंगे, सारे बायर्स ढूंढेंगे, तो ये एक तरह से लोकल एजेंट मिल जाता है जो बाहर की कंट्रीज के लोगों को मदद देता है, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन तक सामान पहुंचाता है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या करता है, एक तरह से क्रय एजेंट क्या करते हैं यहाँ पर, क्रय एजेंट जो है वो खरीदार और उत्पादक, जो खरीद रहा है और जो बना रहा है, उन दोनों के बीच में मध्यस्थता करते हैं। और इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है? इसकी जिम्मेदारी है कि उत्पाद में जो विकास खरीदार की जो जरूरतें हैं खरीदार की वो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, वरना वो अपना ऑर्डर वापस भी ले सकता है। तो उनकी जिम्मेदारी है ढूंढना स्रोत कहाँ पे है, कहाँ पे बनना है, फिर उनका नमूना लेना। नमूने किस चीज के? मान लीजिए आपने कोई ड्रेस बनाई है, उस ड्रेस का कपड़ा कैसा होगा, उसमें बटन कैसे लगेंगे, उसमें लाइनिंग कैसी लगेगी, हमारी कंट्री में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर आप अपना कोई भी कपड़ा बाहर किसी कंट्री में भेज रहे हो तो वो बिल्कुल क्वालिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर क्वालिटी में जरा सी भी गड़बड़ है तो यूएसए, यूरोप, इन कंट्रीज में वो वापस भेज देते हैं। लेबल प्रॉपर होना चाहिए, जरा सी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बटन जो बोले थे वही लगे हैं, अगर एक भी बटन बदल गया, उसका डिजाइन भी बदल जाए छोटा सा, तो भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी कौन सी है, पैटर्न कौन सा है, कौन कौन सी चीजों का यूज किया गया है, ये सब कुछ उसको देखना होता है, इसके नमूने भी भेजने होते हैं। और इसके बाद वो खरीदार से जो है बात करता है, खरीदार का रेट लेता है, खरीदने वाले का, बेचने वाले का, उत्पादक का, इन दोनों का रेट लेता है, इन दोनों के बीच मध्यस्थता करता है। और ये उसकी जिम्मेदारी है कि सामान जो है वो समय पर और उसी क्वालिटी में वहां तक पहुंचे जिसने वो सामान खरीदा है। क्लियर? तो हमने क्या देखा, 3 लेवल्स देखे। पहला लेवल क्या था, जो हमारे आसपास छोटी मोटी दुकानें होती हैं, जो खुदरा व्यापार होता है। फिर हमने देखा क्रय एजेंट, जो व्यापार का सामान खरीदते हैं, जो सामान खरीदना चाह रहा है और जो बेचना चाह रहा है, उन दोनों के बीच में एजेंट का काम करते हैं। फिर है निर्यात उद्यम में व्यापारिक गतिविधियां, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, एक देश से दूसरे देश में सामान भेजना और खरीदना। क्लियर? इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, और वो है लक्षित बाजार। आप अगर बाजार पे कुछ भी खरीदने जाओ, क्लियर, या बेचने के लिए जाओ, अगर आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हो या बेचने जाते हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर मेरे को राशन खरीदना है तो राशन की दुकान पे जाऊंगी, बच्चों के कपड़े खरीदने हैं बच्चों के कपड़े खरीदूंगी, रोज के कपड़े खरीदने हैं तो ऐसी दुकान पे जाऊंगी जहाँ रोज के कपड़े मिलते हो, पार्टी या शादी के लिए कपड़े खरीदने तो वहां जाए। तो लक्षित बाजार, जो खरीद रहा है उसको तो पता है कि मेरे को कहाँ पे खरीदना है, जो सामान जो दुकानदार है उसे भी ये पता होना चाहिए कि वो किस बाजार में सामान बेचेगा।
जो मॉल का सामान है आपको अपने घर के बगल में नहीं मिलेगा। ये थोड़ी ना आप घर के बराबर वाली दुकान पे गए और आप सोचोगे मेरे को सारे बड़े बड़े ब्रांड जो मॉल में मिलते हैं वो मिल जाए। और अगर आप मॉल में जाओगे तो कोई छोटा मोटा सामान जो आपके अपना छोटा सा, मान लो अपने सॉक्स लेने हैं, बिल्कुल जो रोज में पहनते हो वो सामान अगर आपको चाहिए तो वो बिल्कुल बराबर में नहीं मिलेगा। तो लक्षित बाजार क्या होता है, इसे उपभोक्ता की उस श्रेणी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे व्यापारी अपने उत्पाद बेचने के लिए लक्षित करता है। तो ये वो मार्केट है जिसे वो अपने बाजार को बेचने के लिए आइडेंटिफाई करता है। वो ही सोचता है मेरे को यहाँ दुकान खोलनी है और यहाँ पर सामान बेचना है। अब इसमें सिर्फ यही नहीं सोचता मेरी दुकान कहाँ पर होगी, वो इसके साथ साथ ये भी सोचता है कि लक्षित बाजार को समझना ये सब बहुत जरूरी है। इसमें वो ये देखता है कि दुकान कहाँ पर है, वहां पे किस तरह के लोग ज्यादा हैं। मान लीजिए अगर कोई हॉस्टल है तो वहां बुजुर्गों के कपड़े थोड़ी मिलेंगे, जहां पर सिर्फ कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, वहां पर कैसा कैसा सामान रखेगा दुकान वाला, यंग यंग क्राउड के यंग लिए। लोग। या तो ऐसा सामान रखेगा जो उसके कॉलेज में पढ़ाई लिखाई में यूज हो, या तो बुक्स बुक्स होंगी, या उनके कपड़े होंगे, या खाना, और खाना भी ऐसा यस जो मैम। यंग क्राउड खाए। तो लक्षित बाजार को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि आपका उपभोक्ता कौन है। आप उसी को आइडेंटिफाई करके अपना सामान उसी के लिए बेच सकते हो। ओके, तो जिनके द्वारा सामान खरीदने की संभावना अधिक होगी, जो उनसे ज्यादा सामान खरीदेंगे तो ज्यादा सामान बिकेगा, ज्यादा सामान बिकेगा तो उससे ज्यादा लाभ होगा। और हर बिजनेस का एंड मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो बाजार को लक्षित करना बहुत जरूरी होता है। और बाजार आइडेंटिफाई करने के लिए, सामान को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट डिवीजन करते हैं या बाजार का विभाजन करते हैं। बाजार के विभाजन का ये मतलब नहीं है कि हमने इंडिया पाकिस्तान की तरह उसका बंटवारा कर दिया, नहीं। बाजार का विभाजन का मतलब है लोगों की जरूरतों के हिसाब से, उनकी उपयोगिताओं के हिसाब से, बाजार में जो सेवाएं उपलब्ध हैं उसके हिसाब से उसको बांटना। अब ये हम कैसे बांटते हैं, जैसे अगर हम बाजार में जाते हैं तो आप देखोगे चांदनी चौक में एक तरह के कपड़े मिलेंगे, शादरा में दूसरी तरह के कपड़े मिलते हैं, साउथ एक्सटेंशन या लाजपत नगर जाओगे अलग कपड़े मिलेंगे, अगर आप सदर जाओगे तो वहां अलग तरह का सामान मिलेगा। तो ये है हमारा यस मैम। बाजार का विभाजन। मैम। अब बाजार का जो विभाजन है वो आप देखो कितनी तरह से किया गया है, 1 2 3 4 तरह से। इनमें पहला है विभाजन करने का तरीका जनांकीय विभाजन, मतलब डेमोग्राफिक डिवाइड या पॉपुलेशन के हिसाब से उसका विभाजन। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि कहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं वहां की जनसंख्या कितनी है, जो जनसंख्या है उसकी आयु कितनी है, वहां लड़के ज्यादा हैं लड़कियां ज्यादा हैं, वो किस तरह की नौकरी करते हैं, उनका शिक्षा और आय कितनी है। अगर किसी ऐसे एरिया में आपकी दुकान है जहां पर लोगों की आय बहुत ज्यादा है और लोग बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप उस तरह का सामान रखोगे। कोई ऐसी जगह है जहां पर आयु आयु जो है वहां छोटे बच्चों की बहुत ज्यादा है तो आप छोटे बच्चों का सामान रखोगे। तो पहला हमारा जो विभाजन है वो है आपकी जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा जो विभाजन होता है वो है भूगोलिक विभाजन। जैसे अगर आप अपने शहर में देखो तो भूगोलिक विभाजन कुछ ऐसे हैं जो शहरों में होते हैं, कुछ गांव में दुकानें होती हैं, सब अलग अलग तरह की होती हैं। अगर आप दिल्ली में हो तो अलग तरह की दुकानें मिलेंगी, शहरों में, छोटे शहरों में जाओगी तो अलग तरह की मिलेंगी। तो इसमें नगर कौन सा है, राज्य कौन सा है, लोगों की जरूरतें जहां वो रह रहे हैं उसके हिसाब से होती है। जलवायु पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे अगर आप पहाड़ों पे अगर जाओ तो वहां आप देखोगे सर्दी में जाओ या गर्मी में जाओ वहां आपको सर्दी के कपड़े हमेशा मिल रहे होंगे। पहाड़ों पर मसूरी नैनीताल कहीं भी जाओगे तो माल यस रोड में मैम। आपको जैकेट रखी मिलेंगी, क्यों, यहाँ तो नहीं है। यस मैम। लेकिन वहां उनकी जरूरत है क्योंकि वो भौगोलिक विभाजन है, जिसकी जैसी जरूरत है। इंडिया में हम अलग तरह के कपड़े रखते हैं, आप यूरोप में जाओगे अलग तरह के कपड़े मिलेंगे, आप गल्फ कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में जाओगे वहां अलग तरह के कपड़े मिलेंगे। तो यह है भौगोलिक विभाजीकरण। फिर आता है मनोवृत्ति परक विभाजन, ये है हमारे साइकोलॉजिकल विभाजन जो हमारे दिमाग के अनुसार होता है। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि लोग जो है किस तरह की गतिविधियों में भाग लेते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनका एंटरटेनमेंट वो आपस में कैसा करते हैं। मान लीजिए एंटरटेनमेंट के लिए हम सोचते हैं, अगर मैं भी कॉलेज की बात करी थी, कॉलेज के जो बच्चे हैं ज्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए क्या करेंगे, पिक्चर जाएंगे, मॉल जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ये सारे काम करेंगे ना। वो किस तरह का खाना यस खाएंगे, मैम। गेम्स होंगे उनके कॉलेज के आसपास, हो सकता है पूल बन जाए या जिम्स हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं और वो किस तरह का काम एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो जहां सारे नौकरी पेशा है, मान लो आपका स्कूल ही हो जहाँ सारे टीचर्स रहते होंगे, तो ज्यादातर यस टीचर्स मैम। ऐसे मिलेंगे जो हर टाइम तो नहीं घूमेंगे बच्चों की तरह, हर टाइम बाहर नहीं खाएंगे। जहाँ परिवार वाले लोग रह रहे होंगे वो भी बहुत ज्यादा बाहर नहीं खाएंगे। वहां जो रेस्टोरेंट होंगे वो ऐसे होंगे जहां आप जाओ अपने परिवार के साथ बैठो और खाओ।
और जहाँ स्टूडेंट्स है वहां बाहर खड़े होने वाले सस्ते स्टॉल्स भी होंगे, जहाँ यंग क्राउड है वहां पिक्चर हॉल ज्यादा होंगे। तो यह है कि किस तरह के लोगों की सोच है, क्या वो ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं, कम पैसा खर्च करना चाहते हैं, उनकी जीवन शैलियां क्या है यहाँ। और लास्ट आता है व्यवहारिक विभाजीकरण, बिहेवियरल विभाजीकरण, जो कि हमारी आदतों पे और हमारे आसपास जो सोसाइटी है उस पर निर्भर करता है। इसमें लोगों से कई बार आपने भी देखा होगा, लोग सर्वे करने आते हैं, आप कौन सा साबुन यूज करते हो, आप कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ये वाली कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगी या नहीं, इन साबुनों यस मैम। कपड़े कैसे पहनते हैं। तो ये सारा हम डिसाइड करते हैं जो वहां लोग रह रहे हैं उनकी मदद से, कि उनकी चॉइसेस क्या हैं, वो किस तरह का सामान खरीदते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी उनको किस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। ये है व्यवहारिक विभाजीकरण। लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे की बात को काटते हैं, त्योहार मनाते हैं नहीं मनाते, कौन से त्योहार मनते हैं, किस टाइम सामान खरीदते हैं। ये है बाजार का विभाजन। तो हमने 4 तरह का बाजार का विभाजन किया। पहला था जनांकिकीय, दूसरा था भौगोलिक, तीसरा था मनोवृत्ति परक और चौथा था व्यवहारिकरण। क्लियर। अब हम आगे आते हैं। अब ये है कि व्यापारी के रूप में उपभोक्ता की मांगों की व्याख्या करना भी जरूरी है। मतलब जो भी व्यापारी है उसे ये तो स्टडी करना पड़ेगा ना कि उपभोक्ता चाहता क्या है, क्योंकि उसे अपना सामान उसी को बेचना है। अगर उसे यही नहीं पता होगा कि उपभोक्ता क्या चाहता है, तो उसे आगे चल के ये डिसाइड करना कि वो कौन सा सामान लाए, किस तरह, किस टाइम पर लाए, कैसे बेचे, ये मुश्किल होगा। तो व्यापार के लिए उसे 6 चीजें चाहिए। 6, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं 6 R's, क्योंकि ये सब आर है। हिंदी में ये सा से हैं सब। देखो, पहला है सही व्यापार, दूसरा है सही स्थान, तीसरा है सही मात्रा, चौथा है सही मूल्य और लास्ट है सही संवर्धन। सही समय रह गया बेटा, माइक किसी का खुला है, बंद कर लो। तो अब इसमें पहला ये है कि सही व्यापार, जो फुटकर व्यापारी हैं जो अपना सामान रख रहे हैं, वो ज्यादातर ऐसा सामान उन्हें रखना चाहिए जिसके लिए वहां ग्राहक मौजूद हो। जैसे अभी मैंने आपको कहा था, जहां पर व्यापारी मतलब क्या? फुटकर व्यापारी जो आसपास आपकी जो छोटी दुकानें हैं, जो रिटेल्स हैं, हमने अभी पढ़ा था ना ऊपर, क्या कहते हैं उसे, जो खुदरा व्यापारी है, जो छोटी दुकानें हैं, जो फुटकर व्यापारी जो आसपास छोटी दुकानें, जो रिटेल सेलर्स है, वो वही सामान रखेंगे जो उसका सामान बिके। अगर आप कॉलेज के हॉस्टल की बात कर रहे थे, जहां पर सिर्फ कॉलेजेस है, वहां छोटे बच्चों का सामान रखना बेकार है, वहां पर उसके बच्चे ही नहीं है, तो उसे वो सामान रखना चाहिए जिसकी ग्राहकों को जरूरत होती है। ठीक है। दूसरा है सही स्थान। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि जहां पर स्थान, कहां पर हमारी दुकान है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम ग्राहक तक पहुंचेंगे। हमारा ग्राहक वहीं तो होगा जहां हमारी दुकान है। तो हम अपनी दुकान को कहां पर लगा रहे हैं। अगर हम अपनी दुकान में सूट बेच रहे हैं, तो हमें ऐसा जगह चाहिए जहां पर लड़कियां आती हो सूट खरीदने। अगर ऐसा कोई जगह है जहां पर बच्चे ज्यादा हैं, लोग परिवार के साथ रहते हैं, तो हमें परिवार की जरूरतों के हिसाब से जगह चाहिए। तो स्थान बहुत जरूरी है। फिर आता है सही समय। सही समय में मौसम आ जाता है, जैसे अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों का सामान होगा, गर्मियां हैं तो गर्मियों का सामान होगा, पहाड़ है तो तब का सामान होगा, बरसात आती है, आप देखो हर दुकान के बाहर आपको छतरी रखी मिलेगी, रेनकोट रखा मिलेगा। तो यह है सही समय। त्योहार आते हैं, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, कितना सारा लोग नया सामान लेके आते हैं, करवा चौथ आती है, ईद आती है, तो लोग नया सामान अपनी दुकानों में रखते हैं ताकि वो बिके। दिवाली आती है तो दिवाली का सामान आता है। फिर सही मात्रा में, ये बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा सामान ले आते हो तो क्या होगा, आपका सामान बिकेगा नहीं, और जब सारा बिकेगा नहीं तो जो सामान बचेगा वो नुकसान में जाएगा। तो सही मात्रा का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी हमारा सामान कितना बिकेगा और कितना नहीं बिकेगा। तो और अगर आप बहुत कम सामान लाते हो तो भी आपके मुनाफे में कमी हो रही है, क्योंकि आपका सामान ज्यादा बिक जाता है, लेकिन आप उतना सामान लेके ही नहीं आए, लोग मांगने आ रहे हैं और आपके पास सामान नहीं है। तो अंदाजा इतना दुकानदार को रखना पड़ेगा कि उसका कितना सामान बिकता है और कितना नहीं। ये सारे रिकॉर्ड्स आप इसीलिए देखो, दुकान वाला जो है सब कुछ नोट करता है, इसीलिए करता है ताकि उसे पता रहे उसके दुकान में किस सीजन में सबसे ज्यादा सामान बिकता है, कब कम सामान बिकता है। इस सबको रिकॉर्ड करके वो अपनी मात्रा का अंदाज लगाता है। फिर सही मूल्य। मूल्य ऐसा होना चाहिए जिससे दुकान वाले को फायदा भी मिल जाए और फायदे के साथ साथ कंपटीशन भी हो, ताकि लोग उसका सामान खरीदे। अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो भी लोग उसे नहीं खरीदेंगे कि ये बहुत महंगा है। और कई बार ये भी होता है, अगर आप उसे बहुत सस्ता कर दो, लोग तब भी नहीं खरीदते। लोगों को लगता है कि इसमें तो कुछ गड़बड़ है, ये उतना अच्छा सामान नहीं होगा जो दूसरी दुकान पे मिलेगा।
तो जो सामान है वो ज्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए और इतना सस्ता भी नहीं होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट ही ना मिले, बीच का होना चाहिए। और लास्ट है सही संवर्धन, मतलब निवेश और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सही तरह का मार्केटिंग करना, सही तरह से अपनी बात को दुकानदार तक पहुंचाना। और आप देखोगे कई सारे ऐसे दुकानदार हैं जो अपने माल की बहुत तारीफ करेंगे, आपको कहेंगे कि ऐसा ये सही रेट पर है और आप ही के लिए मैं दाम कम कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कोई भी दुकानदार सिर्फ आपको देखते ही दाम कम कर देता है? ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसे आप इतने पसंद आए कि वो अपना फायदा कमाना बंद कर दे। ये उसकी सिर्फ मार्केटिंग है कि किस तरह से, हाँ, कि वो किस तरह से अपने ग्राहक से अपना सामान बेच पाता है। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा अभी? हमने अभी जो यहाँ पर अभी हमने देखा था उसमें हमने सबसे पहले देखा कि खुद कि व्यापार के लेवल्स कौन कौन से हैं फैशन व्यापार के, फिर लक्षित बाजार क्या होता है, और फिर हमने देखा बाजार में विभाजन किस तरह से होता है, फिर व्यापार के लिए कौन कौन सी बातें सही है। ओके, फिर हम आते हैं फैशन में खुदरा संगठन, मतलब जब हम अपने घर के आसपास दुकानें देखते हैं वो किस किस तरह की होती है। इनका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला है छोटा एकल इकाई स्टोर। बेटा इन्हें नोट करते जाओ, ये नाम मैं आपसे कल पूछूंगी। सबसे पहले ये छोटे छोटे स्टोर्स जो हमारे पड़ोस की दुकानें होती हैं, जो ज्यादातर घर वाले लोग चलाते हैं, वही तय करते हैं किस रेट पे बेचना है, क्या बेचना है और कैसे बेचना है। क्लियर? तो ये है सबसे पहला है छोटा इकाई स्टोर जो छोटे छोटे से होते हैं। Yes, फिर ma'am. है डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे आप मार्केट में जाते हो जिनके पास बहुत सारा सामान होता है, जैसे बिग बाजार आप जाते हो, ये हो गए आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जहां पर बहुत तरह का सामान रहेगा। स्पेंसर हो गया, स्पार हो गया, ये सारे हो गए आपके डिपार्टमेंटल स्टोर जो बहुत तरह का सामान रखते हो। फिर है स्टोर्स की श्रृंखला। स्टोर्स की श्रृंखला का मतलब है कई ऐसे हमारे पास शोरूम्स होते हैं जिनके बहुत सारे आउटलेट्स खुल जाएंगे। जैसे हमने अभी लवी स्टोर्स की बात करी थी, तो वो एक ही थोड़ी ना है, कई सारे उसके स्टोर्स हैं। तो इनका सामान सारा एक ही जगह से आता है और फिर वो बंट जाता है। तो इन तीनों में फर्क क्या है? एकल स्टोर जो घर वाले ही चलाते हैं, विभागीय स्टोर जहाँ बहुत तरह का सामान होता है, और स्टोर श्रृंखला। स्टोर श्रृंखला में आ जाएगा कोई भी ऐसा स्टोर जो एक कंपनी है, जैसे मैक्स है, वो सारा अपना सामान जो है बनाती है एक जगह है और उसके बाद उसके अलग अलग स्टोर्स के पास वो चला जाता है। तो स्टोर श्रृंखला में क्या होगा? एक जगह सामान बनेगा और यहां से वो अपने अलग अलग स्टोर्स पर सामान को बेच देंगे। ये है स्टोर्स की श्रृंखला। और विभागीय स्टोर में क्या फर्क है? एक ही विभाग है और उसमें हमने बहुत सारे सामान के लिए अलग अलग हमने केबिन्स कर दिए। एक में कपड़े मिलेंगे, एक में बच्चों के कपड़े मिलेंगे, एक में क्रॉकरी मिल रही है, कहीं पे राशन मिल रहा है, कई बार खाने का सामान भी मिल जाता है। तो ये हो गए हमारे पास तीन तरह की लेवल्स जहां पर हम सामान को बेचते हैं। फैशन में खुदरा व्यापार किस किस लेवल पर होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर इतना समझ आ गया? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा। मैम विभागीय स्टोर में रिलायंस फ्रेश क्यों नहीं आ सकता? कौन सा? बिल्कुल आ रिलायंस जाएगा बेटा, फ्रेश। रिलायंस फ्रेश, रिलायंस भी आ जाएगा, वो भी तो डिपार्टमेंटल स्टोर है। मैम बट बुक में स्टोर श्रृंखला में दे रखा है रिलायंस बेटा फ्रेश ये जो है विशाल मेगा। विभागीय स्टोर और स्टोर श्रृंखला, ये बहुत हद तक एक दूसरे को कई बार ओवरलैप करते हैं। वो इसलिए क्योंकि विभागीय स्टोर में बहुत सारी, जहां पर बहुत वैरायटी होगी ना खाने की, जैसे कपड़े है, खेल का सामान है, ये सब जहां पर होगा वो होगा डिपार्टमेंटल स्टोर। कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स ही अपनी श्रृंखला को खोल लेते हैं। जैसे आपने अभी रिलायंस की बात करी, वो विभागीय स्टोर भी है क्योंकि वहां पर सिर्फ ये नहीं है आपको सिर्फ कपड़े मिल रहे हैं, सिर्फ राशन मिल रहा है, वहां बहुत तरह का सामान मिल रहा है। और वो इतना बड़ा हो गया है कि वो अपनी पूरी श्रृंखला खोल सकता है, तो वो हो जाएगी आपकी स्टोर श्रृंखला। तो ये ऐसी फुटकर दुकानें जिनमें एक ही ब्रांड और केंद्रीय प्रबंधन होता है, एक ही ब्रांड होगा और ये अपने स्टोर्स खोल लेंगे। तो रिलायंस वाले, अगर आप रिलायंस ट्रेंड्स में जाओ तो उनके पास ज्यादातर सामान सिर्फ रिलायंस का होगा। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल वगैरह पे चले जाओ तो कई बार क्या होता है, वो सिर्फ उनका अपना सामान नहीं होता। शॉपर स्टॉप पे अगर आप जाओ, सिर्फ अपना सामान नहीं है, उनके पास और भी ब्रांड्स का और भी तरह का सामान होगा। तो जहां पर और तरह का भी सामान होगा वो होगा विभागीय स्टोर। लेकिन अगर आप रिलायंस फ्रेश की बात करो, जहां पर सिर्फ खाने का मिलता है या सिर्फ खाना अगर मिल रहा है, तो वो विभागीय स्टोर होगा। और स्टोर श्रृंखला जैसे लिवाइस है, लिवाइस के अलग अलग स्टोर्स खुले हुए हैं, वहां पर आपको सिर्फ लिवाइस का सामान मिलेगा। वेस्ट साइड है, एक ही ब्रांड का सामान मिल रहा है लेकिन उसके स्टोर बहुत सारे, वो है स्टोर श्रृंखला। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। ठीक है बेटा, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, छोटा स्टोर, उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टोर और स्टोर की श्रृंखला।
ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, प्रमुख विभाग। जब हम काम करने जाते हैं तो हमारे कौन कौन से बिजनेस में कौन कौन से प्रमुख विभाग होते हैं। पहला, या इसको अब हम कल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब 1 मिनट रह रहा है। किसी बच्चे को और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। पूछना है बेटा किसी को कुछ? मैम एकल मतलब क्या होता है? किसका बेटा? मैम छोटा एकल। छोटा एकल एकल मतलब छोटे छोटे से स्टोर, जैसे, अच्छा मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये देख लो, कल हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा है। ये देखो, ये एक छोटी सी दुकान है। यस मैम। ये ज्यादातर ऐसी दुकानें हैं जो हमारे अपने घर के आसपास ही होती हैं। तो ये वाला जो स्टोर है ये एक छोटा सा एकल स्टोर है जिसपे हमें सामान मिल रहा है। फिर इस वाले पे आ जाओ, इनमें कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हैं और कुछ वो भी है चेन स्टोर्स। ज्यादातर ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स है क्योंकि इनमें बहुत सारा कुछ मिलता है। लेकिन क्रोमा जो है, इसमें क्रोमा का सामान ही है सिर्फ। यहाँ पे अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मिल रहे हैं, जैसे ये वाला दिख रहा है सबको, क्रोमा की शॉप दिखा? यस मैम। तो ये जो है ज्यादातर इस पे अगर सिर्फ एक ही चीज है और क्रोमा के अलग अलग स्टोर्स हैं तो वो होगा आपका श्रृंखला स्टोर। जैसे ये मोंटे कार्लो, इसमें सारा सामान मोंटे कार्लो का होगा कि नहीं होगा? यस तो ये है हमारा श्रृंखला स्टोर। क्लियर है ये बेटा सबको? मैम यस मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम भौगोलिक विभाजीकरण बता दो। बेटा